तो इसके पहले वीडियो में हमने जाना हिमालय से निकलने वाली नदियों के विषय में, जिनमें आप लोगों को हमने सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में बताया। अब स्टार्ट करते हैं। अरे इसके पहले बताते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है, और इसके पहले आप लोगों ने देखा कि सिंधु नदी तंत्र जो था वो सिंधु नदी मानसरोवर झील के पश्चिम से प्रवाहित होती थी, और ब्रह्मपुत्र पूर्व से निकलती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मानसरोवर झील जल विभाजक है या जल विभाजक का काम करता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु नदी से भी लंबी है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि सिंधु नदी का कुछ भाग ही हमारे देश में बहता है, शेष भाग पाकिस्तान में चला जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश भाग चीन से बहता है, यानी ये कंडीशन जो हम देखते हैं ये वाला हिस्सा। मान लीजिए यहाँ से मानसरोवर झील से ये सिंधु नदी इधर से निकलती है और यहाँ से आकर के यहाँ लग जाती है पाकिस्तान में। यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत से होते हुए निकलती है, आती है और आकर के यहाँ पश्चिम बंगाल के साइड में हमारे देश में मिलती है, आती है। तो इसका अधिकांश भाग चीन में बहता है। अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मपुत्र भारत के बाहर क्यों बह रही है? तो कारण यह है कि हिमालय के कारण ऐसा होता है, और हिमालय के कारण ब्रह्मपुत्र को भारत में आने का पास नहीं मिल पाता, क्योंकि इधर वाला हिस्सा जो है ये हिमालय है, तो इसको पास ही नहीं मिल पाता ब्रह्मपुत्र को कि यहीं से एंट्री मार दे, इसलिए आगे चली जाती है। लेकिन जब ये नामचा बरुआ के पास पहुंचती है तो रास्ते में एक ब्लॉक पर्वत पड़ने के कारण ये यू आकार में, यानी यहाँ से आकर के यू आकार में टर्न ले लेती है। तो ये यू आकार में मुड़कर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। मैप में आप लोग देख लीजिएगा। तो और यहाँ इसका नाम, एक नया नाम, जब ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र आती है तो इसका नाम पड़ जाता है देहान। इस तरीके से हमने देखा गंगा का अलग अलग स्टेट में, क्षेत्र में अलग अलग नाम रहता है, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र का नाम भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रहता है। तो यहाँ जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है देहांग, और यहाँ से इसे अन्य सहायक नदियाँ जुड़ जाती हैं या मिल जाती हैं, और इन नदियों में दिबांग, लोहित, केनुला के साथ साथ अन्य सहायक नदियाँ आकर के जुड़ जाती हैं और आगे असम में प्रवेश करती हैं। वहाँ से फिर ये असम में प्रवेश करती हैं। तो जब असम में प्रवेश करती हैं तो चूंकि और भी सहायक नदियाँ इससे जुड़ जाती हैं, तो इसका जो वे होता है, रास्ता होता है, और ज़्यादा फैल जाता है और भारी मात्रा में अपने साथ सिल्ट आगे बहा करके ले जाती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत एरिया में बह रही होती है तो यहाँ जल की मात्रा कम रहती है। कम क्यों रहती है?
क्योंकि ये वाला एरिया जो है यहाँ पर तिब्बत वाला एरिया जो है वो शुष्क एरिया है और ठंडा है। मेन चीज़ तो है यहाँ अधिकांशतः बर्फ जमी रहती है, शुष्क होता है, सूखा होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको सिल्ट नहीं मिलता है और जल स्तर भी इसका कम रहता है। तो तो इस कारण उसको जल यहाँ कम प्राप्त होता है। लेकिन जब वो भारत में प्रवेश करती है और जब तक दिहांग के नाम से जानी जाती है यानी अरुणाचल प्रदेश तक रहती है, तब तक इसका जल कम रहता है। लेकिन जब वो अरुणाचल प्रदेश से आगे यानी जो माइनर नदियाँ हैं वो आकर के मिलती हैं तो इसका जल स्तर और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कारण ये होता है कि यहाँ बरसात भी असम, चेरापूंजी, मासिनराम आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे यहाँ जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका ढाल भी बहुत ज़्यादा यहाँ से शुरू हो जाता है, जिससे यहाँ से ब्रह्मपुत्र में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, सिंधु नदी के विषय में बताया था हमने कि अगर हम सिंधु का पानी रोक देते हैं तो पाकिस्तान सूखे से मर जाएगा, पानी बिना मर जाएगा। अब वो हम रोकते क्यों नहीं है? आपको हमने बताया था जल स्तर का एक विश्व स्तर पर समझौता होता है। यहाँ वही चीज़ आ जाती है। अगर हम पाकिस्तान के यानी सिंधु नदी के जल को रोक देते हैं तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक देता है तो हमारा ये वाला एरिया भी तो समस्या में हो जाएगा। इसीलिए एक समझौते के तहत कोई भी देश किसी देश के लिए पानी नहीं रोकता है। तो ब्रह्मपुत्र में सिल्ट होने से आगे जब ब्रह्मपुत्र सिल्ट को जमा करना शुरू करती है तो यहाँ ये द्वीप का निर्माण करती है। तो इस तरीके से आपको हमने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में बताया जो हिमालयन नदियाँ हैं। आगे हम आपको बताएंगे प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में। प्रायद्वीपीय नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादातर पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं और ये नदियाँ अधिकांशतः डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट की केवल नर्मदा और तापी कह लीजिए दो बड़ी नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, यानी ये नदी नर्मदा और तापी एमपी से जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। अब सबसे पहले आपको हम बताएंगे नर्मदा नदी के विषय में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ना तो ग्लेशियर है और ना ही कोई लेक है, झील है जहाँ से ये बह सके। तो इन नदियों को जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो यहाँ नदियों को जल भ्रंश वैली से प्राप्त होता है। वर्षा के समय जल यहाँ एक घाटी होती है भ्रंश वैली। आपको मालूम होगा, जूनियर क्लासेज में बताया गया होगा कि वलन की क्रिया के द्वारा वलन क्या होता है और भ्रंशन क्या होता है। वलन की क्रिया के द्वारा शैल ऊपर उठ जाते हैं और भ्रंशन की क्रिया के द्वारा शैल नीचे धंस जाते हैं। तो इससे भी वैली का निर्माण होता है, भ्रंश वैली जिसको कहा जाता है। यहाँ जल इकट्ठा रहता है और वर्षा के द्वारा इसी से इसको जल प्राप्त होता है
और वर्षा जब खत्म हो जाती है तो इस भ्रंश घाटी में जो जल इकट्ठा रहता है वहाँ से इनको जल प्राप्त होता है। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि अधिकांश नदियाँ यहाँ की सीजनल होती हैं, गर्मी के समय में ये सूख भी जाती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो स्रोत से जिनको पानी मिलता है उन्हीं नदियों में थोड़ा बहुत जल रहता है। अब सवाल है ये है कि ये उल्टा क्यों बहती हैं, यानी ये पश्चिम में क्यों बहती हैं? क्योंकि ये विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से गुजरती हैं। यहाँ जो पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगा राजस्थान से मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए निकल जाती है जो पर्वत श्रृंखला, वो है विंध्याचल और सतपुड़ा। तो इन दोनों पर्वतों का ढाल पश्चिम की तरफ होता है, इस साइड में ढाल होता है। इसीलिए पश्चिम की तरफ बहती हैं। नर्मदा पहाड़ों को काटते हुए बहती है जिससे वो अनेक दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है और इनमें है धुआंधार प्रपात और गार्ज। इसके अलावा नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं वो बहुत छोटी हैं और ये सहायक नदियां अधिकांशतः समकोण पर इससे मिलती हैं और नर्मदा का बेसिन अधिकांशतः मध्य प्रदेश और गुजरात में होता है, यानी यहाँ। अगला जो है वो है तापी। तापी का उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और ये नर्मदा के ही समानांतर बहती है और आगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में होकर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। इसके भी अनेक सहायक नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इनमें साबरमती, माही, भारतपुर और पेरियार। इसके अलावा अगली जो नदी है वो है गोदावरी। गोदावरी भी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, लेकिन ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। गोदावरी की भी अनेक सहायक नदियां हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, मांजरा, वैनगंगा और पेनगंगा। और इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण से दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो नदी है वो है महानदी। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से होता है और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं और इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो शिवनाथ, जोंक, पोंग, ब्राह्मणी और बैतरणी हैं और इसी नदी पर, महानदी पर ही एक फेमस डैम बनाया गया है, वो है हीराकुंड। फिर आपको बताते हैं कावेरी नदी के विषय में। कावेरी जल विवाद के विषय में आप लोगों ने अधिकांशतः सुना होगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सारी तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र के बीच में हमेशा जल विवाद को लेकर के, जल बंटवारे को लेकर के जल विवाद की स्थिति बनी रहती है। और कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु के कुड्डूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। इसकी भी लंबाई 760 किलोमीटर है और इस नदी का जो उपवाह क्षेत्र है वो 8115.5 पर किलोमीटर है। इस नदी पर अनेक बांध बनाए गए हैं। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है और यह नदी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत भाग में फैली हुई है।
तो इस तरह से आपको प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में हमने जानकारी दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लेक यानी झील। झील के विषय में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।